नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है शिमिल टेक। आज मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अब श्राद्ध के जो 15 दिन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और मेनली श्राद्ध में लोग प्रॉपर्टी को बेचने से या फिर नई प्रॉपर्टी को खरीदने से थोड़ा बचते हैं। लेकिन श्राद्ध की खत्म होते ही जो हमारे नव दिन आएंगे, नवरात्रि के आएंगे, तो बहुत सारे लोग नवरात्रि को शुभ मानते हैं और उसमें अपना नया काम करते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे वो गाड़ी वगैरह कुछ खरीदना हो, मतलब कुछ भी नया काम हो उसको शुभ मानते हैं। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम आपको यहाँ के यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं इनमें डॉक्यूमेंट में यूज होने वाली टर्म्स जो हैं, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपना प्लॉट खरीदने के लिए जाएं तो तब आप उन वर्ड्स पर कंफ्यूज ना हो और आपको एक एग्जैक्ट मीन बताएंगे कि भाई ये वाली टर्म्स कहाँ यूज होती है और सिस्टमेटिक वे बताएंगे कि भाई कौन सी चीज़ सब कैसे यूज होगी और किसका क्या फ़ायदा होता है, किसका कैसे चीज़ होती है। आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अतुल मलिक जी, ये हमें बताएंगे इन सब चीज़ के बारे में। तो नमस्कार अतुल मलिक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दीपेश जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला है। तो आज आप हमारे साथियों को, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं और मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग उन्हें सेम भी समझते हैं। आप उनके बारे में इनको जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिए एग्रीमेंट टू लीज। ये एग्रीमेंट टू लीज वर्ड जो है, इससे क्या समझते हैं? एग्रीमेंट टू लीज पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ पे यमुना अथॉरिटी में दो तरीके के प्लॉट्स हैं जी। रजिस्टर्ड प्लॉट हैं और अनरजिस्टर्ड प्लॉट हैं। ठीक है। जो प्लॉट रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे तो एग्रीमेंट टू लीज टर्म्स यूज होती ही नहीं है। ओके, ठीक है। अब प्लॉट्स जो अनरजिस्टर्ड हैं 2009 में अलॉटमेंट हुई थी यहाँ पे प्लॉट्स की 21,000 प्लॉट्स की। तो अथॉरिटी ने सन 2010-2011 में एक एग्रीमेंट टू लीज किया था सबके लिए, एक रेगुलेटरी जारी की थी नोटिस कि आप अपनी एग्रीमेंट टू लीज कराइए। ठीक है। उस टाइम पे क्या था, 5% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी जी। तो 5% स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग उन्होंने स्टाम्प की पेमेंट ले ली थी और एग्रीमेंट टू लीज अलॉटियों ने कराया था, काफ़ी अलॉटीज ने कराया था। तो मतलब एक तरह की रजिस्ट्री है ये? एक तरीके से रजिस्ट्री इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्रीमेंट टू लीज का मतलब है कि आपने लीज का एग्रीमेंट कर लिया है कि हम इसकी लीज कराएंगे। ओके ओके ओके। ये एग्रीमेंट टू लीज है, ये लीज डीड नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब एग्रीमेंट टू लीज करा लिया था 5% का उन्होंने स्टैम्प दिया। अब ये यूज क्या होता है इसका, एग्रीमेंट टू लीज का? एग्रीमेंट टू लीज का दो तरीके से यूज होता है जी। अगर अलॉटी खुद अपने ही नाम पे रजिस्ट्री कराएगा यानी लीज डीड कराएगा अपने नाम पे, तो जो एग्रीमेंट टू लीज में स्टाम्प पेपर लगे हुए हैं वो काउंट होते हैं। ओके। और अब स्टाम्प ड्यूटी 7% जाती है जी। तो बाकी के जो बचे हुए 2% स्टाम्प ड्यूटी है उनकी पेमेंट करके और वो स्टाम्प लगा के और ये पेमेंट काउंट हो जाती है स्टाम्प पेपर की और वो एडजस्ट हो जाती है और वो लीज डीड अपनी करा लेते हैं। यानी कि अगर अलॉटी अपने नाम पे लीज डीड करा रहे हैं और एग्रीमेंट टू लीज पहले किया हुआ है तो अब उसको 2% की ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी और उसकी लीज डीड हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा, अगर अलॉटी अपने प्लॉट को सेल करता है क्योंकि 2009 की अलॉटमेंट के प्लॉट को छूट दे रखी है अथॉरिटी ने कि आप अपना अनरजिस्टर्ड सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए जो 2% के स्टाम्प है वो अलॉटमेंट रेट के लगेंगे फिर सर्किल रेट के लगेंगे? ये अलॉटमेंट रेट के। अच्छा, अलॉटमेंट रेट के ही 2% के स्टाम्प लगेंगे। अलॉटी कराता है तो अपने नाम पे अलॉटमेंट रेट के ही लगते हैं। ठीक है ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया 2% के स्टाम्प है, ये हमें जब के रेट से देने होंगे या फिर अब जो सर्किल रेट चल रहा है उसके देने होंगे? अब उसी अलॉटमेंट रेट से ही देने होंगे क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट टू लीज भी अलॉटमेंट रेट से ही कराई हुई है। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर वो अपना सेल करता है, 2009 के अलॉटमेंट वालों को अथॉरिटी ने छूट दे रखी है, आप अपने प्लॉट सेल कर सकते हो जी। तो अगर इस एग्रीमेंट टू लीज किया हुआ है और अगर अलॉटी उसको सेल करता है तो अलॉटी के दिमाग में या फिर बायर के दिमाग में आता है कि हमारे स्टैम्प हमारे एडजस्ट होंगे। उस केस में ये स्टैम्प एडजस्ट नहीं होते। ये आपका एग्रीमेंट टू लीज सरेंडर होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस में ये आपके पहले आपको परमिशन लेनी होगी अथॉरिटी में, सारे पेपर आपको रेडी करके वहाँ पे लगाने होंगे। ठीक है। लीज सरेंडर के लिए फिर उसके बाद वहाँ से परमिशन होगी, फिर वो लीज सरेंडर आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बिहाफ पे फिर प्रॉपर्टी सेल होगी। इसके बिहाफ पे फिर प्रॉपर्टी सेल होगी, वो लीज सरेंडर आपका अथॉरिटी में वापस जाएगी, फिर तब आपका आगे का प्रोसेस होगा सेल होने का। ठीक है। तो इसी बीच फिर हम अनरजिस्टर्ड प्लॉट में जैसा आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक टर्म और सुनते हैं हम एग्रीमेंट टू सेल।
बिल्कुल। तो एग्रीमेंट टू सेल के बारे में और बताएं एक बार। ऐसा है कि काफी सारे अलॉटीज ने एग्रीमेंट टू लीज कराई हुई होती है, बहुत सारे अलॉटीज ने एग्रीमेंट टू लीज नहीं कराई हुई होती है। ओके। तो वो अगर उनको सेल करना है तो उनको पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बनवाना होगा, उसी के बिहाफ पे आपका ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी। क्योंकि आपका ट्रांसफर जो आपका लेटर होता है या फिर ट्रांसफर मेमोरेंडम होता है, उसमें आपका कहीं पे भी लेन देन का जिक्र नहीं होता प्रॉपर्टी का। तो आप प्रॉपर्टी के लेन देन को कहाँ दिखाएंगे? ओके ओके ओके। तो उसके लिए क्या किया है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बनता है कि भाई हमारे बीच में समझौता हो चुका है, मैं अगर अलॉटी हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूँ और मेरी ये वैल्यू और मैंने एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करा लिया है और अब आप इनके नाम पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर दीजिए। ओके। मतलब मेनली ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज अपनी नहीं की हुई है। नहीं की हुई है। ओके ओके। तो साथियों, आपने एग्रीमेंट टू लीज और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में जान लिया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या इनके मायने हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टर्म आता है हमारा टीएम। एक टीएम जो है, टीएम के बारे में बताएं कि टीएम कहाँ लगता है और इसका कैसे कैसे इसका रोल है और कैसी चीजें होती हैं। टीएम आपका बेसिकली होता है ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, यानी ये आपका प्लॉट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों केस में लगता है। दोनों केस में आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, टीएम लेटर आपको लेना पड़ेगा आपका, क्योंकि ये पार्ट होता है अथॉरिटी का। ये अथॉरिटी का पार्ट है, ये पूरा अथॉरिटी का पार्ट है। आप मान लीजिए आपका प्लॉट अनरजिस्टर्ड है, तो यानी आपने अपने राइट्स दे दिए, अपना सरेंडर कर दिया प्लॉट एक तरीके से, ठीक है। और अथॉरिटी ने आपको एक नया अलॉटी बना दिया, अब उसके नाम पे टीएम हो गया। वहीं पे अगर आपने प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा रखी है, तो आप सबसे पहले अथॉरिटी में जाएंगे, वहां पे जो भी सेलर हैं जो आपका अपने प्लॉट को सेल कर रहे हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। ओके। कि मैं अपनी मर्जी से प्लॉट को सेल कर रहा हूँ। उनसे एक इनकी ग्रीन सीट होती है, जो इनका अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ग्रीन सीट है, उस पर वो लिखवा के साइन कराते हैं, उसी की सेलर की राइटिंग में ही, अलॉटी की राइटिंग में। तो वहाँ पे जाके वो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं कि मैं अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को इनके नाम पे ट्रांसफर करता हूँ। जब तक वो ट्रांसफर लेटर नहीं आएगा, आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री किसी के नाम पे नहीं कर सकते। ठीक है। तो साथियों, आपने टीएम के बारे में भी जान लिया है कि टीएम में बेसिकली अथॉरिटी का पार्ट होता है। अथॉरिटी में आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं और इसमें अथॉरिटी की फीस जाती है, वो जो आपका सर्कल रेट चलता है उसकी 2.5% उसकी फीस रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे टर्म आती है डीड। डीड में दो चीज है, एक होती है लीज डीड और एक होती है ट्रांसफर डीड। एक बार आप उसके बारे में और बताएं। जी बिल्कुल। पहली बात तो देखिए, एक टर्म्स हम जो यूज करते हैं रजिस्ट्री, रजिस्ट्री टर्म्स यहाँ पे अथॉरिटी में यूज नहीं होता है। अच्छा। यहाँ पे यूज होता है या तो लीज डीड होगी या फिर ट्रांसफर डीड होगी, उसी को हम रजिस्ट्री बोल देते हैं। उसे हम अपनी बेसिकली मतलब लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं रजिस्ट्री, आसान शब्दों में, जिससे सबको समझ में आ जाए। बेसिकली जो दो टर्म्स होते हैं लीज डीड या फिर होती है ट्रांसफर डीड। तो एक बार दोनों के बारे में बताएं कि लीज डीड कब होती है और ट्रांसफर डीड कब होती है। लीज डीड होती है कि मैं अलॉटी हूँ, ओके, और मैंने अपने ही नाम पे अथॉरिटी से अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली, डीड करा ली, तो वो कहलाएगी लीज डीड। ठीक है। दूसरा लीज डीड कब हो सकती है? मैंने अपना प्लॉट अनरजिस्टर्ड सेल कर दिया, अब अलॉटी आप हो गई। अच्छा, अब अलॉटी मतलब टीएम हो गया। हाँ, अब अलॉटी में हो गया। एग्जांपल के तौर पे मेरा प्लॉट था, मैं अलॉटी था, मेरा प्लॉट निकला, मैंने उसको अनरजिस्टर्ड ही आपके नाम पे उसका ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो अब अथॉरिटी की नजर में आप अलॉटी हो गए, मेरा कोई रोल नहीं है अथॉरिटी में। ओके ओके। तो आपका और अथॉरिटी के बीच में जो डीड होगी वो लीज डीड होगी। मतलब साफ शब्दों में, आसान शब्दों में, जो पहली रजिस्ट्री होगी, जो पहली रजिस्ट्री होगी और जो जिसमें अथॉरिटी और उसके जो सेकंड पार्टी होगी, फर्स्ट पार्टी जिसमें अथॉरिटी होगी, वो लीज डीड होगी। ओके ओके ओके। अब आते हैं ट्रांसफर डीड पे। ट्रांसफर डीड होती है कि आप लीज डीड है मेरी, यानी मैंने रजिस्ट्री कराई हुई है, मैंने ट्रांसफर करा, उसके बाद जो आपका डीड होगा उसको ट्रांसफर डीड बोलेंगे, यानी कि मैं अपनी लीज डीड को आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड एक तरीके से आप आसान शब्दों में पूछे तो सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ ओनर, ये ट्रांसफर डीड आगे तो चलता जाएगा, फिर वो ट्रांसफर डीड को ही हम उसे कहेंगे। जो फर्स्ट ओनर होते हैं, जो फर्स्ट रहते हैं, वो लीज डीड होती है। ओके ओके ओके। जहाँ पे सेलर और बायर इंडिविजुअल हैं, वहाँ पे ट्रांसफर डीड होगी। जहाँ पे भी फर्स्ट पार्टी अथॉरिटी है, वो लीज डीड होगी। तो
मलिक साहब आपने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है लीज डीड और ट्रांसफर डीड के बारे में। लीज डीड वहां पर होगी जहां पर फर्स्ट पार्टी अथॉरिटी होगी, यानी कि अथॉरिटी आपसे रजिस्ट्री कर रही है। बेशक वो आपने अपना प्लॉट 2 बार सेल कर दिया हो, 3 बार सेल कर दिया हो, जब भी आप अथॉरिटी से अपनी फर्स्ट रजिस्ट्री करवाएंगे उसे हम लीज डीड कहेंगे। उसके बाद की जितनी भी रजिस्ट्री होंगी उन्हें हम ट्रांसफर डीड कहेंगे। तो डीड करवाते टाइम जब हम लीज डीड करवाते हैं तो 2 टर्म्स हमारे और आते हैं, एक आती है हमारी पीएलसी और एक आते हैं हमारे लीज रेंट। तो इन दोनों के बारे में एक बार बताएं कि ये इनका मतलब क्या है और ये कैसे कैसे लगते हैं। ये आपका पहले आता है पीएलसी की तरफ। जब पीएलसी क्या होता है कि पीएलसी आप एक तो होते हैं प्लॉट्स, बिल्कुल आपका आमने सामने प्लॉट्स हैं, साइड में प्लॉट है, आमने सामने प्लॉट है और सबसे छोटी रोड पर प्लॉट है। अब उसके बाद अब ये तो आपके जनरल प्लॉट हो गए, ठीक है, ये बहुत सारे प्लॉट हो गए। कुछ प्लॉट होते हैं चुनिंदा प्लॉट, कि जैसे सामने मेरे प्लॉट के सामने पार्क है, पार्क फेसिंग, ठीक है, पार्क फेसिंग प्लॉट हो गया, तो एक प्रेफरेंस हो गई, प्रेफरेंस हो कि गई, मुझे पार्क फेसिंग प्लॉट है। बिल्कुल बिल्कुल 12 मीटर की मिनिमम रोड है अथॉरिटी में। उसके बाद 18 मीटर, अगर 12 मीटर से ऊपर रोड है, हाँ, ये बताइए पीएलसी किस किस में पीएलसी कौन कौन सी पीएलसी काउंट होती है। बिल्कुल, अब जैसे रोड है हमारी 12 मीटर मिनिमम रोड होती है, 12 मीटर से जितने ऊपर रोड आएंगी सब पे पीएलसी लगेगी 5% की। 5% की। हाँ, 12 मीटर के बाद 18 मीटर रोड है तो 5% की लगेगी, 24 मीटर रोड है तो भी 500 मीटर की लगेगी पीएलसी। ये तो आगे रोड की पीएलसी। इसके बाद आते हैं आपका पार्क फेसिंग। अगर पार्क फेसिंग प्लॉट है मेरा तो आपको 5% की पीएलसी देनी होगी। ओके। इसके बाद आते हैं कॉर्नर प्लॉट। कॉर्नर प्लॉट है तो आपको 5% की पीएलसी देनी होगी, क्योंकि आपका कॉर्नर प्लॉट है, आपके सामने भी रास्ता, आपके साइड में भी रास्ता, ये प्रेफरेंस हो गई, जो है यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपका वो पार्किंग एरिया हो जाता है, या फिर आप यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग के लिए, या फिर यूज कर सकते हैं, ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। उसमें आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ओके ओके ओके। इसके बाद आती है कि आपका ग्रीन बेल्ट होती है तो आपकी पीएलसी लगती है। अब आता है कि आपका कॉर्नर भी है और सामने पार्क भी है, तो इसमें क्या होगा जी? इसमें आपका 10% की पीएलसी लगेगी, 5% की इंडिविजुअल पीएलसी लगेगी, इंडिविजुअल पीएलसी लगेगी। अब ये पीएलसी देनी कितनी होती है? पीएलसी देने का सिंपल रूल है, जिस रेट पे आपका अलॉट हुआ है प्लॉट अलॉट हुआ है, जिस रेट पे अलॉट हुआ है, चाहे वो 2009 में हुआ हो, 2014 में हुआ हो, चाहे 2025 में हुआ हो। अगर आपका 2025 में हुआ है, उसकी आपका 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट है, अलॉटमेंट रेट है, तो उसका 5% लगेगा, उसकी 5% पीएलसी लगेगी। अगर आपका अलॉटमेंट रेट 4750 है तो आपका 4750 का 5% लगेगा। आपका अगर सर्कल अलॉटमेंट रेट आपका 18,900 था तो आपका जो पीएलसी लगेगी 18,900 की 5% लगेगी, जो भी पीएलसी लगेगी। प्लस वो तो 5% आपको देना ही होगा, प्लस जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी होगी वो भी आपका जो सर्कल रेट होगा उसमें 5% ऐड होकर तब आपको सर्कल। अच्छा, वो जो हमारा रेट है या तो अलॉटमेंट रेट सर्कल रेट, वो भी 5% हमारा इंक्रीज हो जाएगा, उस पर हमारे स्टाम्प लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी हमारी उस पर लगेगी। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि किसी पॉकेट के अंदर आपने बता दिया कि पार्क की पीएलसी होती है, रोड की पीएलसी होती है, कॉर्नर की पीएलसी होती है, अथॉरिटी की फैसिलिटी भी होती है जी, अथॉरिटी के कमर्शियल भी होते हैं। तो जो कमर्शियल फेसिंग है, फैसिलिटी फेसिंग है, क्या उन पर भी पीएलसी लगती है? नहीं, उन पे पीएलसी नहीं। अच्छा, पीएलसी का सिर्फ पीएलसी का रूल ये है कि आपका या तो आप आपके प्लॉट के सामने फैसिलिटी है, यानी कि आप उसको यूज नहीं कर रहे, पर्सनल यूज नहीं है आपका, आप उसके सामने बल्कि वो एक तरीके से आपके सामने प्लॉट ही है, चाहे वो अथॉरिटी का प्लॉट है या आपका प्लॉट है, वो आपके सामने प्लॉट है। आपने कमर्शियल प्लॉट है कोई है तो आपके सामने कमर्शियल प्लॉट है, वो आपके सामने पार्क नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, खाली एरिया नहीं है, खाली प्लॉट नहीं है, वो उसमें कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनेगी। अब अगर आपके प्लॉट के सामने बिल्डिंग बन गई तो फिर वो आपके यूज का कहाँ रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही। बेशक आज वो खाली हो, लेकिन एक दिन तो प्लॉट उस पर कंस्ट्रक्शन होगी। उसमें क्लैरिफाइड कर रखा है अथॉरिटी ने प्लॉट में, हर पॉकेट में, कि यहाँ पे फैसिलिटी, यहाँ पे कमर्शियल है, तो आपको वो ऑन ग्राउंड दिखता है, मैप पे दिखता है, आपके लीज प्लान में भी होता है। आप जब लीज प्लान बनाते हैं तो उसमें चारों दिशाओं में खुलता है कि पीछे आपका कौन सा प्लॉट है, साइड में प्लॉट है, सामने रोड है, क्या है, सब कुछ होता है उसमें। ओके। अगर आपको पीएलसी लगाएगी अथॉरिटी, आपको पीएलसी ले रही है तो या तो रोड बड़ी होगी या फिर सामने पार्क होगा, ग्रीन बेल्ट होगा। अगर सामने प्लॉट है, कमर्शियल है, फैसिलिटी है, कोई पीएलसी आपको नहीं देगी। ओके ओके। तो साथियों, आपने पीएलसी के बारे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जान लिया है
कि पीएलसी कहाँ लगती है, कब लगती है और कितनी लगती है। तो एक बार आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम पीएलसी कितनी लग सकती है एक प्लॉट पर। देखिए आप अब जैसे आपका कोई प्लॉट है जी, अब वो कॉर्नर भी है, ठीक है, पार्क भी है, ठीक है, सामने 18 मीटर रोड भी है, ठीक है, तो कितनी पीएलसी हो गई इस पे? 3 पीएलसी हो गई। तो आपको कितनी देनी पड़ेगी पीएलसी? 3 पीएलसी देनी पड़ेंगी। नहीं, फिर अथॉरिटी ने रूल दिया है कि ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत पीएलसी हो जाती है, जी, तो अथॉरिटी ने कह दिया मैक्सिमम 2 पीएलसी के लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक बार लीज रेंट के बारे में और बताएं। हाँ, लीज रेंट के बारे में आपका अब जहाँ पे अथॉरिटी कोई भी आपका सोसाइटी या अथॉरिटी प्लॉटिंग करती है तो यहाँ पे सब लीज डीड होती है। यानी लीज डीड का मतलब है कि लीज पर है एक तरीके से। हमारी ये जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की लीज पर है, ये 90 ईयर्स की लीज होती है। हाँ, ये लीज पर है बिल्कुल। ठीक है, तो उसका एक लीज रेंट होता है। वो लीज रेंट क्या होगा? वो लीज रेंट होता है जो भी आपका अलॉटमेंट रेट है उसका 10% होगा 99 ईयर्स के लिए। 99 ईयर्स के लिए वो आपका जो भी आपका अलॉटमेंट होगा, अगर आपका अलॉटमेंट रेट 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है तो उसका 10% होगा। आपका अलॉटमेंट रेट 4750 का है तो उसका 10% होगा। वो सर्कल रेट पे डिपेंड नहीं करता है लीज रेंट। ठीक है। अब इसके बाद जब हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है, अब तक तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, तो उसके बाद एक टर्म और आती है सीसी, जिसे कहते हैं हम। तो एक बार सीसी के बारे में और बताएं। सीसी आपका आपने प्लॉट ले लिया, अथॉरिटी ने आपके नाम पे प्लॉट अलॉट कर दिया, अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अगर सब लोग यही सोचने लगे कि हम अपने प्लॉट को छोड़ देते हैं, हमने तो ले लिया, खरीद लिया, तो वहाँ पे कोई नया शहर नहीं बसेगा, वहाँ पे कभी भी रेजिडेंस नहीं आएगा, लोग रहने नहीं आएंगे। अगर सबने यही सोच लिया तो अथॉरिटी क्या करती है? अथॉरिटी एक टाइम लिमिट दे देती है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको मिनिमम कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट पर करनी ही है। वो कितनी कंस्ट्रक्शन करनी होती है मिनिमम? वो मैं आपको बताता हूँ। आपका पहले तो अथॉरिटी आपको देती है डेट, ठीक है, कि आपका लीज डेट जिस दिन है, लीज डेट। सीसी आपका कंस्ट्रक्शन कभी भी ट्रांसफर डीड पे डिपेंड नहीं करती। आपका जो टाइम चलता है वो लीज डीड से चलता है। लीज डीड से 3 साल का टाइम होता है, उसके अंदर आपको अपना कंस्ट्रक्शन करना होता है मिनिमम। अब वो जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन आप कितना करना चाहेंगे? आपका जिस साइज का प्लॉट है वो, अच्छा, प्लॉट के हिसाब से है, प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग है। आपका मान लीजिए 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जी, तो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में जो एक फ्लोर की मैक्सिमम कवरेज है वो 75% है जी। यानी आपको 25% ओपन छोड़ना है आगे और पीछे मिला के। ओके। अब आपको 75% आप मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं, तो जो आपका 75% मैक्सिमम कवरेज है उसका 50% आपको मिनिमम करना ही 37.5%। वो, हाँ, मतलब आप अप्रोक्स में ये कह सकते हैं कि अगर टोटल का देखें 300 स्क्वायर मीटर का तो 37.5% आपको कंस्ट्रक्शन करना ही है विद इन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आपको अथॉरिटी ने दिया है। फिर उसमें सीसी आपको लेना होता है, कंप्लेंट सर्टिफिकेट। उसमें आपको क्या होगा कि आप पहले तो उसमें अप्लाई करेंगे ड्राइंग बनवा के। ओके। कि आपने ड्राइंग दी कि मैं इतना कवर्ड कर रहा हूँ एरिया और मैं इसमें ये आपका 2 रूम बना रहा हूँ, एक हॉल बना रहा हूँ, किचन बना रहा हूँ। वो ड्राइंग होती है अप्रूव अथॉरिटी से। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आप अपना कंप्लीशन बनाएंगे, अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अप्लाई करेंगे सीसी के लिए, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। वो आपका सर्टिफिकेट है कि आपने जो मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया था अथॉरिटी का, आपने फुलफिल किया हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि फिर आपका प्लॉट ओके है, आपके प्लॉट पर फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों, जो मेनली 5 से 6 पॉइंट्स थे वो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में भी आया है। अगर इसी बीच कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो या फिर कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कुछ और भी डाउट हो किसी और चीज़ के लिए भी तो अभी आप सिंपल हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में अपना प्लॉट बाय करने का कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ नई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो एक बार आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको अच्छी इन्वेंट्री के साथ आपको अच्छे प्लॉट्स दे सकते हैं। आपके साथ आपको एक अच्छी डील आपको हम करवा सकते हैं, एक अच्छी डील हम आपको दे सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में और फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को। नमस्कार।